अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं वाजिद खटक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम सेक्शन 28 से आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जस्टिस अपीस तक पढ़ा था और फिर आगे जो सेक्शन है 26 27 वो ओमिटेड है और 28 जो सेक्शन है आज हम उससे पढ़ेंगे, जो कि क्रिमिनल पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के मुतालिक है। आज हम पढ़ेंगे कि जो सेक्शन 6 में हमने क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़े थे कि उनके क्या क्या पावर है। अच्छा, तो सेक्शन 28 सीआरपीसी में है कि पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जितनी ऑफेंसेस है, मतलब पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान एक जनरल लॉ है, उसमें जितने भी ऑफेंसेस है कि उनका ट्रायल कौन कर सकेगा, कौन सा अदालत होगा जो उसका ट्रायल करेगा। तो सेक्शन 28 में उसका ट्रायल हाई कोर्ट कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कर सकता है, या वो कोड जो सीआरपीसी के सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, 8 कालम है, सेकंड शेड्यूल के 8 कालम में जो मेंशन है, नंबर 8 कालम में। तो अब वो किस तरफ कोर्ट का किस कोर्ट को वो इंडिकेट करता है, मतलब किस कोर्ट को वो इशारा है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड क्लास उसको इशारा है, क्योंकि वो दो कोर्ट जो है हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन वो तो स्पेसिफिकली मेंशन है इस सेक्शन में, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट मेंशन नहीं है। और ये लिखा गया है कि जो सेकंड शेड्यूल में जो है ना कॉलम नंबर 8 में जो कोर्ट्स मेंशन है अपनी ऑफेंस के सामने, तो वो इसका ट्रायल करेगा। तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो तीन जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स है, जो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, तो उसकी तरफ ये इंडिकेशन है। आगे सेक्शन 29 सीआरपीसी है, उसमें ये लिखा है कि ऑफेंसेस अंडर अदर लॉ, मतलब पाकिस्तान पिनल कोड के अलावा जो भी एक्ट है, जो भी हमारे पास जो लॉज है जो एक क्राइम को डिफ़ाइन करता है और इसके साथ साथ उनके पनिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, तो फिर उसका ट्रायल कौन करेगा। नॉर्मली तो ये होता है ना कि जो भी लॉज होता है पाकिस्तान पिनल कोड के अलावा, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती है कि इसका ट्रायल कौन करेगा, मतलब सेशन जज करेगा या मजिस्ट्रेट करेगा। और ये भी मेंशन होता है कि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, या कग्निजेबल है या नॉन कग्निजेबल है। लेकिन हम उस केसेस की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर एक एक्ट है, एक स्पेशल लॉ है या एक अदर लॉ है पाकिस्तान पिनल कोड के अलावा, उसमें कोई कोर्ट मेंशन नहीं है, तो फिर उसका ट्रायल कौन करेगा। तो अगर कोर्ट मेंशन ना है तो फिर उसका ट्रायल हाई कोर्ट करेगा एज पर दी सेक्शन 29 सीआरपीसी, या वो कोर्ट्स जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। अब सेकंड शेड्यूल में अदर लॉस के हवाले से क्या लिखा गया है, वो ये लिखा गया है कि अगर 1 साल तक सज़ा हो तो वो एनी मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल कर सकता है और वो उनकी वो सेंटेंस पास कर सकता है। अगर 1 से 3 साल तक हो तो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड या थर्ड, वो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास वो उसका ट्रायल कर सकता है। अगर 3 से लेके 7 तक 3 से साल से लेके 7 साल तक की सज़ा हो तो फिर उसका ट्रायल जो है ना मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास वो कर सकेगा। और अगर इससे आगे जितनी भी सज़ा हो 7 साल से ज़्यादा, चाहे वो डेथ सेंटेंस हो या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, तो फिर उसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। आगे की तरफ जो सेक्शन 29 बी है वो जुवेनाइल ऑफेंडर के हवाले से है, लेकिन अभी जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो है 2018 वो आ गया है और उसके सेक्शन 23 जो है ना वो ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है इस एक्ट को। तो ये सारे सेक्शन जो है ना अब वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि प्रायोरिटी जो है ना वो उस एक्ट को हासिल होगा जो एक स्पेशल कानून जुवेनाइल ऑफेंडर के लिए बना गया है। तो लिहाजा इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं आगे की तरफ जाता हूँ। फिर आगे सेक्शन 30 है सीआरपीसी का। सेक्शन 30 सीआरपीसी में ये है कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट को एक पावर दिया गया है, मतलब ऑर्डिनरी पावर तो वैसे मजिस्ट्रेट के 3 साल तक है ना, तो उसमें ये लिखा है सेक्शन 30 में कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो वो मजिस्ट्रेट को जो है ना एम्पावर कर सकती है कि आप कोई भी ऑफेंस ट्रायल करें, किसी भी ऑफेंस का ट्रायल करें जिसकी सज़ा फांसी के अलावा जो भी हो, मतलब वो सारे ऑफेंसेस जिसमें फांसी की सज़ा ना हो तो उसका ट्रायल मजिस्ट्रेट कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम सेक्शन 34 सीआरपीसी भी पढ़ें तो उसमें ये है कि वो तो ट्रायल कर सकता है,
लेकिन सज़ा जो है ना वो 7 साल तक वो पास कर सकेगा। इससे ज़्यादा सज़ा वो पास नहीं कर सकता है, इससे ज़्यादा सेंटेंस वो पास नहीं कर सकता है। अगर वो ट्रायल कर भी दे तो अगर सज़ा ऐसा बनता हो कि वो 7 साल से ज़्यादा, मिसाल के तौर पर 10 साल सज़ा बनती हो, तो फिर वो क्या करेगा? फिर सेक्शन 347 CRPC के तहत वो जो उनका जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन या एडिशनल सेशन जज जो है, वो केस को सेंड करेगा और फिर सेंटेंस जो है ना वो पास करेगा। मतलब ट्रायल तो कर सकता है मजिस्ट्रेट हर ऑफेंस की, जिसमें फांसी ना होना तो वो सारी की वो ट्रायल कर सकता है अगर उसको एम्पावर किया गया है तब, सेक्शन 30 CRPC कहते हैं। लेकिन सज़ा सिर्फ 7 साल तक जो है ना उसमें वो पास कर सकता है, इससे ज़्यादा वो पास नहीं कर सकता है। अच्छा, इसके आगे फिर जो है ना वो 31 है। सेक्शन 31 में जो है ना पावर्स है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास क्या क्या पावर है। तो यहाँ पे एक बात माइंड में रखिए कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है और कोर्ट ऑफ जो हाई कोर्ट है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है अथोराइज बाय लॉ। कानून में जो लिखा है ना कि इस जुर्म की ये सज़ा है ना, तो वो पास कर सकता है हाई कोर्ट, उस पर कोई बैन नहीं है, उसकी पावर को पर कोई लिमिट, उसकी पावर पे कोई लिमिट नहीं है। इस तरह सेशन कोर्ट भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, जो भी कानून में लिखा है कि ये सेंटेंस है तो वो पास कर सकता है। लेकिन अगर फांसी की सज़ा वो पास करे, कोर्ट ऑफ सेशन जो है ना वो फांसी की सज़ा दे किसी को, तो वो सिर्फ 374 CRPC के तहत जो है ना वो कंफर्म करेगा, कंफर्मेशन लेगा किससे? हाई कोर्ट से। मतलब सेंटेंस पास कर सकता है लेकिन कंफर्मेशन के लिए वो हाई कोर्ट को ज़रूर रिकमेंड करेगा। और ये कौन से सेक्शन के तहत करेगा? ये सेक्शन 374 CRPC के तहत करेगा। बाकी सेंटेंस पास करने में कोई बार नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, वो पास कर सकता है। अगर बार है, अगर कोई लिमिट है, तो वो किस पे है? असिस्टेंट सेशन जज पे है और मजिस्ट्रेट पे है, इन दोनों पे है। क्योंकि सेशन जज जो है ना, असिस्टेंट सेशन जज जो है ना वो 7 साल तक सज़ा पास वो सेंटेंस जो है ना वो पास कर सकता है। और इस तरह मजिस्ट्रेट जो है ना उनकी मुख्तलिफ पावर्स है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो वो अब हम आगे सेक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 31 CRPC में ये भी लिखा है वो असिस्टेंट सेशन जज का ना, कि वो 7 साल तक की सज़ा 7 साल तक तो सज़ा पास कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो कोई भी सज़ा पास नहीं कर सकता है। फिर आगे सेक्शन 32 में मजिस्ट्रेट्स पावर है कि वो उनके क्या क्या इख्तियार है, वो कौन सी पनिशमेंट दे सकता है, कौन सी नहीं दे सकता है। अच्छा, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास तक जो है ना, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास वो सेक्शन 32 के तहत 3 साल तक सज़ा और 45,000 तक फ़ाइन और जो दमान एंड अर्श और विपिंग भी पास कर सकता है। ये उनका इख्तियार है, वो पास कर सकता है। लेकिन जो पनिशमेंट है, जो एज अ सब्सटेंटिव पनिशमेंट वो पास करते हैं, तो उसके साथ साथ उसमें ये भी इख्तियार है कि वो सॉलिटरी पनिशमेंट भी पास कर सकता है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। आगे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो 1 साल तक सज़ा पास कर सकता है और इसके साथ साथ जो है ना वो फ़ाइन जो इसका लिमिट है तो वो 15,000 रुपीज़ है और वो भी सॉलिटरी सेंटेंस भी पास कर सकता है। आगे थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो सिर्फ 1 महीने की सज़ा दे सकता है और उसके साथ साथ जो है ना वो 50 रुपीज़ का फ़ाइन दे सकता है। अच्छा, आगे सेक्शन 33 CRPC है, उसमें मजिस्ट्रेट का पावर है कि वो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन भी वो पनिशमेंट पास कर सकता है। इसको हम ज़रा एग्ज़ाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं ताकि सबकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसने चोरी की और चोरी में तो 3 साल तक की सज़ा है। 3 साल तक की सज़ा है मतलब मजिस्ट्रेट 3 साल तक सज़ा दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 साल भी दे सकता है, 1 साल भी दे सकता है, 3 साल भी पूरा दे सकता है। ये मजिस्ट्रेट का सवाबदीदी इख्तियार है। अच्छा, उस शख्स ने जिसने चोरी किया था, मजिस्ट्रेट ने उनको 2 साल जो है ना वो कैद की सज़ा सुनाई और साथ-साथ में 1 लाख रुपए जुर्माना भी सुनाया। अब ये हुआ कि 2 साल के तो वो वहाँ पे गुज़ारेगा जेल में, लेकिन ये फ़ाइन जो है ना वो उनके पास पैसे नहीं है। तो इस सेक्शन के तहत ये कहता है ना कि अगर उनके पास पैसे नहीं है तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो इस फ़ाइन की हद तक जो है ना उसको एज़ अ एडिशनल जो है ना वो पनिशमेंट अनाउंस करे। मतलब 2 साल तो है, 2 साल तो सुना है ना चोरी की सज़ा, जिसने चोरी किया था वो
वो तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना इजाफी सज़ा भी वो दी जाए। और वो इसलिए उनको देगा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे। अगर उनके पास पैसे होंगे, 1 लाख रुपये उसने जमा किए, तो फिर तो ठीक है, बात ख़त्म। 1 लाख रुपये नहीं है तो फिर वो जो है ना जो एडिशनल जो पनिशमेंट है, जो एडिशनल जो कैद है, तो वो भी वो गुजारेगा। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको याद रखना चाहिए कि एक तो ये जो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन जो सज़ा होगा, वो तो मजिस्ट्रेट के पावर से तजावज़ नहीं करेगा। मतलब मजिस्ट्रेट की पावर क्या है, जो हमने सेक्शन 32 में पढ़ा था, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के वो 3 साल तक सज़ा दे सकता है। तो मतलब इस 3 साल तक वो से ज़्यादा नहीं होगा। खैर, इसमें और भी आगे कुछ लिमिटेशन है, वो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन सज़ा उनकी जो इख्तियार है ना, उसका जो कानून ने उसको जो इख्तियार दिया है ना, उससे वो तजावज़ नहीं करेगा। ठीक है ना। दूसरी बात ये कि वो 1/4 पे होगा। 1/4 पे क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि उसने चोरी किया था और चोरी में 3 साल तक सज़ा था, लेकिन उसने 2 साल दिया। ठीक है ना, 2 साल भी वो दे सकता था, मुझे उनकी सवाबदीदी इख्तियार है, 2 साल तक सज़ा हुआ। तो अब 1 साल का 1 लाख रुपए जो फ़ाइन है ना, तो उसके लिए जो सज़ा होगा ना, तो वो 1/4 पे होगा। 1/4 पे कैसे होगा कि इस 2 साल की 2 साल तो वो हुआ ना, तो अब 1/4 अगर हम निकालेंगे ना, तो इस 2 साल का नहीं निकालेंगे, बल्कि जो सबसे ज़्यादा सज़ा होगा 379 में, तो 379 में कितनी सज़ा है, 3 साल तक सज़ा है। तो अब हम इस 3 साल की सज़ा जो है ना, इसका 1/4 निकाल के और इनके साथ ऐड करेंगे, और वो इसके साथ एडिशनल पनिशमेंट होगा। 2 साल तक उसने चोरी किया था, उनको तो सज़ा मिल गई, लेकिन इसके साथ साथ जो फ़ाइन नहीं है इसका, तो उसका 1/4 भी इसको वो सज़ा मिलेगा। और 1/4 जो है ना, हम उसका निकालेंगे, 3 साल का निकालेंगे। ठीक है, उस ऑफेंडर को 2 साल तक की सज़ा तो हुई थी, लेकिन वो तो मजिस्ट्रेट का सवाबदीदी इख्तियार था कि वो 3 साल की बजाय उसने 2 साल दी। ठीक है, लेकिन अगर फ़ाइन की बात आ जाए, तो फिर हम 3 साल की जो सज़ा है ना, तो उसका 1/4 निकालेंगे। इस तरह अगर कोई सेक्शन में जो है ना, वहाँ पे 7 साल की सज़ा लिखी गई है और मजिस्ट्रेट ने उनको 3 साल तक जो है ना वो सज़ा दी है और जुर्माना लगाया और जुर्माना ना हो, तो फिर हम उस 7 साल की जो है ना, हम 1/4 निकालेंगे, तो फिर वो उसके साथ ऐड करेंगे। लेकिन हम इस थेफ्ट की एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, जो हमने आगे डिस्कस किया, तो 2 साल की सज़ा तो उसको हो गई। 2 साल के साथ साथ जो है ना 1/4 इसका निकाल के और इस 2 साल के साथ जो है ना हम ऐड करेंगे, तो आगे जितनी बनती है तो वो उतना साल जेल में गुजारेगा। हाँ, अगर उसने 2 साल गुजारी और फिर 2 साल के बाद उसने फाइन पे किया, तो ठीक है, वो सज़ा नहीं गुजारेगा। तो ये इसकी वो बेसिक प्रिंसिपल है जो याद रखनी चाहिए। अच्छा, इसके जो फ़ाइन इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन जो सज़ा है, जो हम पे लगाते हैं ना अदालत, चाहे वो जो भी अदालत हो, ये डिस्क्रिशन पावर है। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि अदालत ख़ामख़ा जो है ना इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन जो है वो सज़ा दे। ये डिस्क्रिशन पावर है, वो कोई भी अदालत ये कह सकती है कि इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन जो है ना, आप इतना टाइम गुजारे जेल में। अगर वो इनकी जगह ये कह दे कि नहीं, आपको तो सब्सटेंटिव सज़ा, मतलब जो चोरी किया था आपने, जो ऑफेंस किया था, उसके लिए आपको ये सज़ा मिल गई, और जो फ़ाइन है तो वो हम रिकवर करेंगे। तो रिकवरी का प्रोसीजर जो है ना, वो सीआरपीसी के सेक्शन 386 सीआरपीसी में मेंशन है। एक तरीका है, कोर्ट जो है ना वो वारंट जारी करता है अटैचमेंट का, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का। जो हमारे डीसी साहब के, उनको भी वो वारंट जारी कर सकता है कि जनाब ये बंदा इतना फ़ाइन इन पे लग गया है और इससे आप ये पैसे रिकवर कर ले, और इस कोर्ट का ये आर्डर एज अ डिग्री तस्वर होगा। ठीक है ना। और फिर वो कलेक्टर जो है ना, जो हमारा डीसी साहिबान होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं, रेवेन्यू वाले, वो फिर कलेक्ट करेंगे। तो वो फिर किस तरह कलेक्ट करेंगे, उसके लिए प्रोसीजर वो अप्लाई करेगा जो हमारे सीपीसी में ऑर्डर 21 है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री किस तरह होता है। मतलब सीपीसी का सारा वो प्रोसीजर पे इसमें अप्लाई होगा। बहरहाल कहने का हमारा मतलब ये है कि ये इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन का जो पनिशमेंट है, जो सज़ा है, जो कोर्ट देता है, तो ये डिस्क्रिशनरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। कोर्ट अगर चाहे तो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन जो है ना, वो सज़ा भी दे सकता है कि आप इतना सज़ा गुजारें। अगर वो सज़ा ना दे, तो वो सेक्शन 386 सीआरपीसी के तहत जो है ना, वो कार्रवाई भी कर सकता है ताकि वो फ़ाइन रिकवर करे। इसका लिमिटेशन और टाइम कितना है, वो सेक्शन 70 पीपीसी में मेंशन है। ठीक है ना। तो वहाँ पे ये है
कि जो भी सज़ा हो जाए तो उसके दौरान जो है ना अदालत किसी टाइम भी वो फ़ाइन रिकवर कर सकता है। हाँ, अगर उस दौरान उनकी डेथ हो जाए तो फिर उसकी प्रॉपर्टी जो हो ऑफेंडर की, तो फिर उससे वो रिकवर होगा। यहाँ पे एक और बात भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर मजिस्ट्रेट ने एक जुर्म है इस तरह कि उसमें सिर्फ फ़ाइन सज़ा है, वो सब्सटेंटिव सेंटेंस नहीं है, मतलब कैद नहीं है, सिर्फ फ़ाइन है, तो फिर उसमें क्या होगा? तो फिर उसमें जो पीपीसी के में एक सेक्शन है, वहाँ पे लिखा गया है कि अगर 50 रुपये तक फ़ाइन हो तो फिर 2 महीने वो जेल काटेगा। अगर 100 रुपये तक वो फ़ाइन हो तो फिर वो 4 महीने कैद गुज़ारेगा। अगर 100 से ऊपर जितनी भी फ़ाइन हो तो फिर वो उसके लिए 6 महीने कैद वो गुज़ारेगा। ठीक है? इसके साथ-साथ जो पीपीसी में जो सेक्शन मेंशन है वहाँ पे सेक्शन 64, 65, 66 ये परी मटीरिया है जो आज हम जो सेक्शन यहाँ सीआरपीसी में पढ़ रहे हैं ना, तो पीपीसी के सेक्शन 64, 65, 66 पीपीसी ये परी मटीरिया है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और रिलेटेड है। तो इसलिए वो भी मैंने डिस्कस की यहाँ पे। अच्छा, सेक्शन 34 सीआरपीसी था, वो तो हमने पढ़ लिया है कि जैसे सेक्शन 30 के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि आप कोई भी ऑफेंस का ट्रायल कर लें जिसमें फांसी की सज़ा ना हो। इसके अलावा जो भी है वो आप ट्रायल उनका कर सकते हैं, लेकिन फिर सेक्शन 34 में उनकी सज़ा है कि मजिस्ट्रेट अगर उस सेक्शन 30 के तहत ट्रायल करे तो वो 7 साल तक सज़ा तो दे सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता है। तो फिर वो जो अगर ट्रायल करे और उसमें सज़ा मिसाल के तौर पर 7 साल से ज़्यादा बनती हो, 10 साल बनती हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि वो सेक्शन 347 सीआरपीसी के तहत वो आगे जो उनका सुपीरियर कोर्ट है उनको फॉरवर्ड करेगा। आगे सेक्शन 35 है। सेक्शन 35 में ये लिखा है कि कोई भी अदालत अगर किसी को 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी ऑफेंसेस हो उसमें ऐसा सज़ा दे, मतलब एक ट्रायल है, एक ट्रायल में एक बंदे ने चोरी भी किया है और उसने एक नुकसान भी पहुंचाया है, तो ये तो 2 ऑफेंसेस हो गए ना, या इससे ज़्यादा और भी ऑफेंसेस हो उसमें, मतलब 379 हो गया, चोरी किया है, चोरी के साथ साथ फिर अगर वो एक चोर बाहर निकल रहा था दरवाजे से तो उसने क्या किया कि दरवाजे को नुकसान भी पहुंचाए है, तो 427 पे पीसीपी लग गया है। इस तरह और भी उस तरह कोई जुर्म की है इस घर में, तो फिर क्या कि वो तो ट्रायल सेम होगा और वो सारी ऑफेंसेस के लिए उनको सज़ा हुआ उस ऑफेंडर को। ठीक है ना? तो फिर ये होगा इस सेक्शन 35 के तहत कि ये 2 साल गुजर जाए ना, मतलब चोरी किया तो चोरी में 3 साल सज़ा हुई, ठीक है ना? और 427 में 2 साल सज़ा हुई, तो अब 3 और 2 5 हो गए। तो रूल क्या होगा? रूल ये होगा कि 3 साल गुज़र जाए ना, तो फिर ये 2 साल गुज़रेंगे। मतलब ये नहीं होगा कि दोनों साथ-साथ गुज़रेंगे। ये एक जनरल रूल है। मतलब ये कंकरेंट नहीं होगा, कंसेक्यूटिव होगा, ठीक है ना? 3 साल गुज़र जाए तो फिर उसके बाद ये 2 साल गुज़रेंगे। जो नुकसान पहुँचाए है उसकी सज़ा जो हुई है ना, तो फिर वो गुज़रेंगे। हाँ, ये अदालत का डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर अदालत ने ये कहा कि नहीं, ये सेंटेंस जो 2 मैंने पास किए हैं या 2 सेंटेंस पास किए हैं या इस तरह और जितने भी ऑफेंसेस हैं, ये वो होगा, कंकरेंट होगा, मतलब एक साथ रन करेगा, तो ठीक है, वो अदालत का इख्तियार है, वो पास कर सकता है। लेकिन जजमेंट में ये जो है ना, इनकी वजाहत ज़रूरी है कि वो जजमेंट में लिखेगा कि ये सेंटेंसेस जो है ना, ये कंकरेंट रन करेगा। अगर जजमेंट में इस बात की वजाहत नहीं है, इस बात का ज़िक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंसेक्यूटिव होगा, कंकरेंट नहीं होगा। कंसेक्यूटिव मतलब ये है कि एक के बाद दूसरा होगा, ठीक है? तो ये उसका अख्तियार है। हाँ, इसमें स्पेसिफिकली असिस्टेंट सेशन जज और मजिस्ट्रेट का नाम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर इस सेक्शन को पढ़ ले तो इससे ये अख़ज़ होता है कि आगे जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, जो लिमिटेशन इसमें दी गई है, तो वो एज असिस्टेंट सेशन जज और मजिस्ट्रेट के लिए है, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के लिए नहीं है। क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट पर कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है उनका, वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो ऑथोराइज बाय लॉ हो। सिर्फ सेशन कोर्ट पे ये एक लिमिट है कि वो जब फांसी की सज़ा पास करे तो वो हाई कोर्ट से इसकी कंफर्मेशन लेगा, ठीक है ना? तो इस सेक्शन 35 में सब सेक्शन 2 में है कि मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट। अच्छा, अब इनके साथ मतलब मैक्सिमम कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी
क्या हद होगी। इस तरह मतलब ठीक है 3 साल तो चोरी की सज़ा हुई और 2 साल तो वो नुकसान पहुंचाया उसकी सज़ा हुई। तो अगर इसमें इसका हद क्या होगा, मतलब अब एक असिस्टेंट सेशन जज है या मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट तो 3 साल तक वो सज़ा पास कर सकता है और असिस्टेंट सेशन जज जो है ना वो तो 7 साल तक का सज़ा पास कर सकता है। तो अगर इस तरह की बहुत सारी ऑफेंसेस हो और आप जमा करें कि 2 से मतलब 3 साल से 2 साल जमा करें, फिर 2 और करे, फिर एक और करे, मतलब मुख्तलिफ ऑफेंसेस कमिट हुए हैं ना, तो इसका हद क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो उसमें ये लिखा है कि जो है ना उसका लॉन्गर पीरियड जो है ना वो 14 ईयर्स है। ठीक है, तो 14 ईयर्स जो है ना ये किसके लिए है, ये असिस्टेंट सेशन जज के लिए है। यहाँ पे ये लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ ले तो मेरी इस बात को मैं जो है ना उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाओगे कि यहाँ पे असिस्टेंट सेशन जज की बात हो रही है। 7 साल उनकी सज़ा है ना, उसकी वो जुरिस्डिक्शन है ना, पावर है ना कि वो 7 साल तक सज़ा दे सकता है। तो अगर इस तरह वो एक ऑफेंस में एक सज़ा हुई, दूसरी में दूसरी हुई, तीसरी में तीसरी हुई और इसको जमा करके करके तो ठीक है करे, लेकिन 14 साल से ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर एक ऑफेंस हुआ उसमें 7 साल हुआ, दूसरे में 3 साल हुआ, दूसरे में भी 3 साल हुआ, फिर एक और था उसमें 5 साल हुआ, तो ये काउंट करके ये कितने बनते हैं, ये तो 14 से ज़्यादा हो गए ना। लेकिन हद हमारा 14 है, 14 से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर इसका ट्रायल कौन करेगा, अगर असिस्टेंट सेशन जज करेगा तब उसके लिए लिमिट है। जैसे फिर आगे की इसमें बिल्कुल वाज़ेह है, जो मजिस्ट्रेट है, जो बी है इसमें, इन केस इन द केस इज ट्राइड बाय अ मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, तो उसमें फिर क्या है कि कहता है कि शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच ही इज़ इन एक्सरसाइज ऑफ हिज ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। ये मजिस्ट्रेट के लिए कहता है कि ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होगा, तो उनकी ऑर्डिनरी पावर क्या है, 3 साल तक वो सज़ा दे सकता है ना। तो और ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होगा, तो मतलब 3 + 3 6, तो मजिस्ट्रेट के लिए 6 साल है और असिस्टेंट सेशन जज के लिए 14 साल है। ऑल द असिस्टेंट सेशन जज का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन अगर 14 साल जो लिमिट दिया है तो ये इंडिकेशन है असिस्टेंट सेशन जज की तरफ। ठीक है ना, और आगे बी में तो मजिस्ट्रेट का नाम जो है ना, वो मजिस्ट्रेट का जो वो है वर्ड है वो तो मेंशन है, तो उसके लिए ट्वाइस लिखा है, तो ट्वाइस मतलब 3 + 3 6 साल तक उनकी सज़ा है। और ये सज़ा जो होगी, तो अगर अपील होगा तो अपील के लिए मिसाल के तौर पर अगर कोई अपील करेगा तो ये एज अ 1 सेंटेंस काउंट होगा। मतलब जैसे मैंने कहा कि एक ऑफेंडर है, उसको 7 साल की सज़ा एक जुर्म में हुई, 3 साल की सज़ा दूसरे में हुई, 3 साल की सज़ा किसी वो दूसरे जुर्म है उसमें हुई। ट्रायल एक है, लेकिन उसने ऑफेंसेस कमिट किया है ना, डिफरेंट ऑफेंसेस कमिट किया है, और फिर 2 एक और में हुए, तो इसका लिमिट तो 14 से ज़्यादा नहीं होगा ना। लेकिन ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई अपील करेगा तो फिर ये ऐसा तस्वुर होगा कि इसको 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है ना, तो ये एज अ 1 सेंटेंस जो है ना काउंट होगा। जैसा वो मजिस्ट्रेट है, तो मजिस्ट्रेट का अगर उसके लिए 6 साल लिमिट है, मतलब ट्वाइस है ना, तो ट्वाइस मतलब 3 और 3 6 हो गया ना, तो 6 साल बन गए, तो उसके लिए 6 साल लिमिट है। तो अगर कोई अपील करेगा तो ये ऐसा होगा कि मजिस्ट्रेट ने 6 साल जो है ना वो सज़ा सुनाई है। तो टू कंक्लूड, इन पनिशमेंट से हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि वैसे मजिस्ट्रेट का पावर तो ऑर्डिनरी पावर 3 साल है, और असिस्टेंट सेशन जज जो है ना वो 7 साल है, और कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड वो कोर्ट ऑफ सेशन जो है ना उसका तो कोई भी सज़ा वो पास कर सकता है। हाँ, वो कोर्ट ऑफ सेशन जो है ना अगर डेथ सेंटेंस हो तो वो कंफर्म करेगा। ये तो एक एक ऑफेंस में जो है ना वो सज़ा पास कर सकता है। इसके साथ-साथ जो है ना अगर मुख्तलिफ ऑफेंसेस हो, मतलब एक चोर आया है, उसने चोरी भी की है, चोरी में साथ-साथ जो दरवाज़े का नुकसान भी पहुँचाया है, ट्रायल एक हुआ तो अगर इसमें भी सज़ा हुई और दूसरे में भी सज़ा हुई, तो ये सेक्शन उस हवाले से है, सेक्शन 35 सीआरपीसी, कि उसमें फिर क्या होगा और उसका लिमिट क्या होगा, तो वो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये जो है ना क्लियर हुआ होगा। और ये जो सेक्शन 35 सीआरपीसी में हमने जो जनरल प्रिंसिपल पढ़ी कि अगर मुख्तलिफ ऑफेंसेस में पनिशमेंट हो जाए, तो उसके लिए जनरल प्रिंसिपल क्या है कि वो कंसेक्यूटिव होगा। ठीक है ना, इन नेचर होगा, मतलब एक के बाद दूसरा जो है ना होगा। अगर कोर्ट स्पेसिफिकली जजमेंट में ये वाज़ेह कर दी कि ये कंकरेंट जो है ना होगा, तो फिर ठीक है, एक साथ मूव करेगा, मतलब
एक जुर्म में 3 साल हुआ, दूसरे में भी 3 साल हुआ, अगर कंकरेंट हो तो फिर साथ साथ होगा। तो ये प्रिंसिपल जो है ना, ये सब्सटेंटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक है। ये इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में जो सेंटेंस पास होता है तो उसके लिए नहीं है। अगर कोर्ट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन सेंटेंस के लिए ये कह दे कि ये इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन जो सेंटेंस है ये, और जो सब्सटेंटिव सेंटेंस है ये कंकरेंट वो रन करेगा, तो ये इलीगल होगा। ये प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये सब्सटेंटिव सेंटेंस पे अप्लाई होता है। अच्छा, आगे सेक्शन 36 है, तो वो सीआरपीसी उसमें ये लिखा है कि थर्ड शेड्यूल में, इस सीआरपीसी के थर्ड शेड्यूल में जो पावर्स है ना मजिस्ट्रेट के, वो ऑर्डिनरी पावर है। और इस तरह जो सेक्शन 37 है, तो उसमें ये लिखा है कि जो फोर्थ शेड्यूल में है ना, तो वो मजिस्ट्रेट के जो है ना वो एडिशनल पावर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एडिशनल और ऑर्डिनरी में क्या होता है? जो एडिशनल पावर होते हैं ना, उसके लिए हाई कोर्ट के साथ वो होगा कंसल्टेशन जो है ना ज़रूरी होता है, उसके बगैर वो नहीं होता है। और ऑर्डिनरी पावर के लिए ये हाई कोर्ट की जो शर्त है, इसमें नहीं होता है। फिर आगे सेक्शन 39 है, ये भी रिलेवेंट नहीं है, मूड ऑफ कॉन्फरिंग पावर, किस तरह इसका मूड क्या होगा, ये चीज़ें हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है इसमें। हाँ, इसमें ये लिखा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार है, वो किसी पर बाई नेम भी, या बाई वर्चू ऑफ हिज ऑफिस भी, या जो है ना उसकी बाई डिजिग्नेशन भी वो पावर कन्फर कर सकता है। फिर सेक्शन 40 है, पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड। उसमें भी ये लिखा है कि अगर एक लोकल एरिया में अगर किसी पर वो पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है ना उन पे कन्फर की, तो वो फिर इस टाइप के डेजिग्नेटेड जितने भी ऑफिसर होगा, मतलब मजिस्ट्रेट पे पावर वो की, तो फिर ये सारे पे होगा। वो चाहे वो एक लोकल एरिया पे हो या दूसरे लोकल एरिया में हो, लेकिन वो यही पावर जो है ना वो एक्सरसाइज कर सकेगा। सेक्शन 41 है, विड्रॉवल ऑफ पावर से। तो मजिस्ट्रेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस तरह विड्रा करेगा, इसमें इस सेक्शन में उस हवाले से लिखा गया है। लेकिन ये थोड़ा इररिलेवेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टच नहीं कर रहा। वीडियो भी बहुत ज़्यादा वो लेंथी हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे आज हम कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ तक ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक न्यू लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे।